I have got disconnected. Okay, so what I was saying that जो भी सिग्नल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं या जो भी सिग्नल हम जनरेट कर रहे हैं, all these signals are in originally the signals are in टाइम डोमेन. ओके, तो जो भी सिग्नल हम जनरेट कर रहे हैं वो सिग्नल क्या है, वो सभी टाइम डोमेन में है. और हमें उन्हें क्या करना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना पड़ता है. ठीक है. सो देयर आर टेक्निक्स टू कन्वर्ट अ टाइम डोमेन सिग्नल टू फ्रीक्वेंसी डोमेन. ओके, तो वो कौन से टेक्निक्स हैं या वो कौन से, देयर आर सम मैथमेटिकल टूल्स. to convert a time domain signal into a frequency domain signal and again frequency domain signal to a time domain signal. क्योंकि जो सिग्नल हमारे पास है वो एनालॉग फॉर्म में है और उसे हम उस सिग्नल को, उस एनालॉग फॉर्म वाले टाइम डोमेन सिग्नल को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं सो दैट वी कैन गेट दी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एनी सिग्नल. सो मैथमेटिकल टूल्स क्या है, जो सबसे बेसिक मैथमेटिकल टूल है इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म. ओके, एक टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं. तो आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम या थर्ड सेम में बिल्कुल पढ़ा होगा. कोई कुछ नहीं बोलते हो, क्या हुआ? यस सर, थर्ड सेम में था. थर्ड सेम में था. ओके, तो थर्ड सेम में फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़े. तो फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्चुअली करता क्या है, ये किसी सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में शो करता है. ओके, सो हाउ वी कैन कन्वर्ट और व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द फोरियर ट्रांसफॉर्म. सो इफ we say that the time domain signal ft, ओके, एक कोई फंक्शन है, एक कोई सिग्नल है टाइम डोमेन में जिसे हम ft से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी को हम अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में शो करेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल अगर शो करेंगे. टाइम डोमेन में कैसे होगा, ये नहीं समझ में आ रहा है. क्या बोल रहे हो आकर्ष? सर कोई भी सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में है वो तो समझ पा रहे, लेकिन टाइम डोमेन में कैसे होगा. अगर हम कहें, अच्छा मुझे बताओ, छोड़ो, ये एक सिग्नल मैंने ड्रॉ किया, अब मुझे बताइए कि ये कौन सा सिग्नल है. कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल या जो उसका यूनिट होगा. ये कंटिन्यूअस सिग्नल है. ओके, अच्छा चलो इसे भी नहीं लेते हैं, हम एक और दूसरा सिग्नल लेते हैं. ये एक सिग्नल लिए, अब मुझे बताओ कि इस सिग्नल का क्या वैल्यू होगा.
सर टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन बन। ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? के टाइम्स टी। हाँ, के टाइम्स टी। k times t. Okay, so we can write this in this way. We can write this signal in this way. Okay, in the same way, अगर मान लें कि हमारे पास एक कोई सिग्नल ऐसा हो, here it is xt, so and here it is a, the amplitude is a, so what is the xt value? ए। xt is equal to a. Okay, so यहाँ पर ये सारे सिग्नल्स, या ये जो हमने सिग्नल लिखा है xt इज इक्वल टू के टी, सो ये जो सिग्नल है इसको हम क्या कहते हैं, ये टाइम डोमेन में ही तो है। ये जो टी के फॉर्म में हम सिग्नल्स को लिखते हैं, व्हाट आर दीज सिग्नल्स? सर हम प्रैक्टिकली इसको नहीं एनालाइज कर पा रहे हैं, जैसे कोई भी सिग्नल होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, बट कोई सिग्नल का और टाइम का क्या रिलेशन है? ऐसा तो कोई फिक्स नहीं कि 4 बजा तो सिग्नल गया, फिर 4 नहीं बजा तो सिग्नल नहीं गया, ऐसा तो कुछ फिक्स नहीं होता है। नहीं, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक जो, यहाँ पर हमने जो एक्सिस पर दिखाया है, इस एक्सिस पर जो हमने दिखाया है वो क्या दिखाया है कि इस पर्टिकुलर, यस, इस पर्टिकुलर टाइम पर सिग्नल का जो वैल्यू है, ओके, इस पर्टिकुलर टाइम पर सिग्नल का एक वैल्यू है, फिर इस पर्टिकुलर टाइम पर सिग्नल का एक वैल्यू है। सो ऑब्वियसली दिस इज अ लीनियर कर्व, ये एक लीनियर कर्व है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस एक्स टी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओके, सो जहाँ पर अगर ये, सो मान लें कि अब ये वैल्यू अगर दोनों सेम हो, एक्स और वाई एक्सिस दोनों पर ही अगर सेम हो, मान लें ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये 2 है, ये 2 है, इन दैट केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस के? ये तो एक जस्ट एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वेयर द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1 इन दिस केस। Okay, so what is this k? सर कांस्टेंट है सर। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिंपल लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है? x2 माइ, सॉरी, ये सर इक्वेशन या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म किसको बोलते हैं? y equal to mx plus c. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, तो यहाँ पर ये m क्या है और ये c क्या है? सर m कांस्टेंट है और c जो है वो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। यस, तो यहाँ पर ये जो सिग्नल हमने ड्रॉ किया यहाँ पर इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है? यहाँ पर 1। आपने क्या कहा अभी कि ये जो c वैल्यू है वो y एक्सिस के इंटरसेप्ट पर वैल्यू है, तो ये जो सिग्नल, ये जो लाइन है, ये लाइन y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? तो दिस इज सर ओरिजिन 0 ये लाइन y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? 0 सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट? 0। 0। सो इस केस में c का वैल्यू 0 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? व्हाट इज m? m होता क्या है? सर कांस्टेंट। स्लोप स्लोप Slope, होता sir. है, y इज द स्लोप, सॉरी m इज द स्लोप। तो स्लोप होता क्या एक्चुअली? इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, Ground. है ना? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो इंक्लिनेशन होता है उसे हम स्लोप कहते हैं। तो यहाँ पर स्लोप का वैल्यू कहाँ से कैसे निकालते हैं हम? टेन थीटा। tan थीटा से निकालते हैं। अगर tan थीटा नहीं, अगर थीटा नहीं मालूम है तो
y by x वैल्यू, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर y और x का वैल्यू देखते हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर y का वैल्यू क्या है 1 और x का वैल्यू क्या है 1, तो 1 by 1 कितना हो गया 1। तो यहाँ पर m का वैल्यू 1 था, इसलिए xt इज इक्वल टू, यहाँ सिंपली लिख सकते हैं क्या t, m के जगह 1 प्लस c के जगह 0। खैर हमें अभी बहुत ज़्यादा इससे मतलब नहीं है, बट यहाँ पर किसी भी अगर एक्सप्रेशन को, किसी भी सिग्नल को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, किसी भी सिग्नल को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम जो बोल रहे हैं या किसी एक साइनोसॉइडल या फिर किसी भी सिग्नल को हम ऑड सिग्नल कहते हैं, इवन सिग्नल कहते हैं, तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स अवेलेबल विथ अस, बट are those signal in time domain or not? क्योंकि जो भी हम बात कर रहे हैं वो सिग्नल को हम टाइम डोमेन के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं, मतलब at a particular instant of time there may be some value and at some other instant of time there will be some other value. Okay, so यहाँ पर, अच्छा यहाँ ओके, सो किसी भी सिग्नल को जब हम कहते हैं तो दैट इज नथिंग बट द टाइम डोमेन सिग्नल ही हम कहते हैं, क्योंकि समय टाइम के साथ ही तो उसमें चेंजेस आ रहा है ना, टाइम के साथ ही तो सिग्नल के वैल्यू में चेंज आ रहा है। एट अभी कुछ समय पहले मैंने जो कुछ बोला है और अभी कुछ बोल रहा हूँ, सो टाइम के साथ ही डिफरेंस आ रहा है। हम किसी इंस्ट्रूमेंट से आउटपुट लेते हैं, मान लें किसी मोटर से आउटपुट ले रहे हैं, किसी जनरेटर से आउटपुट ले रहे हैं, तो वो सारा जो सिग्नल आता है वो किसके रेस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं, आउटपुट, दैट इज बेस्ड अपॉन द टाइम ओनली। ओके, कि बेस्ड अपॉन द टाइम what will be the amplitudes or what will be the values may be there. Okay, so here we have to go through the Fourier transform. So what is the basic formula for getting the Fourier transform? किसी के दिमाग में है? अगर कोई एक सिग्नल है f of t या xt कोई एक सिग्नल है, तो इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, f of ओमेगा से, where omega is showing the frequency, the terms of frequency or the angular frequency. Okay, so किसी भी सिग्नल का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें लिखना है, so if any signal there is xt, so the Fourier transform of xt, okay, so here it should be xt, so the Fourier transform will be written as f of xt, where it can be represented with x omega or f omega. Okay, so xt is the signal and the Fourier transform of that signal will be equal to x of omega, and it can be written as minus infinity to infinity xt e to the power minus j omega t dt. ठीक है, सो अभी ये कैसे बता रहा है या किस तरीके से ये बता रहा है कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टर्म्स हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं। ओके, लेट अस सी दैट।
सो हमारे पास जो सिग्नल्स, हमारे पास जो भी सिग्नल्स हैं, दैट मे बी पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक. ओके, सो दिस Fourier transform is basically used for non periodic functions. Okay, so in the case if we have the Fourier transform, then we need also to know the inverse Fourier transform. Okay, so the inverse Fourier transform can be represented with f inverse of x omega, where x omega was the Fourier transform. So we want to find out the inverse Fourier transform. So it can be written as xt, and it can be get by using the formula 1 by 2 pi minus infinity to infinity x of omega e to the power j omega t dt. Okay, so in this way we can find out the inverse Fourier transform of any signal. Okay, so let us take some example that how we can find out the Fourier transform of some of the basic signals. Okay, so let us find out the Fourier transform of the delta function or the impulse function. Fourier transform of impulse function. Okay, so the Fourier transform of the impulse function, so how we can find it out? So we already know the impulse function can be written as delta t. Okay, this is the impulse function. So here in this case we have the xt is given as delta t. Okay, now in this case we will have to find out the Fourier transform. So Fourier transform of xt. 2 मिनट बाकी है. So we have, so we can find out we can put the formula over here. So what is the formula? Minus infinity to infinity xt e to the power minus j omega t dt. Okay, so let us put the values here. Minus infinity to infinity, what is here? We have delta t e to the power minus j omega t dt. Okay, so in this case we have the values as minus infinity to infinity we have. So what is the value of delta t? What is the definition of delta t? We have already seen that this delta t will be equal to 1 for what value? For t is equal to 0. We have already seen that, and is equal to 0 otherwise. Okay, so what we can see there, so this function is defined only at t is equal to 0. So we can, so instead of using this limit, that is minus infinity to infinity, we will have only 0 will be there. Why? Because this delta t is equal to 1 for, because it is defined only at t is equal to 0. Okay, so here we will have minus j omega t dt. Okay, so when we will integrate this,
we will have e to the power minus j omega, छूट गया है, j omega t with a 0. So 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, e to the power minus j omega. इसके अलावा और कुछ मिलेगा? We will have minus j here, because when we will integrate that, we will have minus j in the coefficient also.